सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस रिवीजन में, जहां हम रिवाइज करेंगे सर कौन सा SAE 3420। ये किसकी बात करता है? बीइंग एन SAE, ये अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करेगा। ठीक है सर, अश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ PFFI, दैट इज प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, ये जो प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये कहां होती है सर? ये होती है कंपनी के प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो हमको ये समझना जरूरी है सर, ये प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती क्यों है, ये कहां से आती है, क्या इसका खेल होता है। तो ध्यान से समझना, यही एग्जांपल हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। बड़ा इजी एग्जांपल है। सपोज एक कंपनी है डिलीवरी लिमिटेड करके। ठीक है सर, इस कंपनी ने जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो कब बनाए? 31 मार्च 2024 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। सर इसने जो प्रोस्पेक्टस फाइल करी है कब करी? 8 जून 2024। ठीक है सर, तो क्या मैं बोल दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रोस्पेक्टस की डेट में गैप है? हाँ गैप है। इस गैप के बीच में एक इवेंट होता है, इस गैप के बीच में एक मेजर इवेंट होता है सर। इसने ना एक 100% सब्सिडरी एक्वायर कर ली। इसने एक सब्सिडरी में 100% होल्डिंग ले ली 14 मई 2024। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एज अ इन्वेस्टर आप एक बात जानना चाहोगे? सर बताओ क्या बात जानना चाहेंगे? ये जो फाइनेंशियल्स हैं ये कैसे दिखते अगर सब्सिडरी पिछले साल ही एक्वायर हो जाती? अगर ये सब्सिडरी पिछले साल ही एक्वायर हो जाती तो सेबी कहता है सावधान रहे, सतर्क रहे, आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीस्टेट करना है, आपने कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड P&L बनाना है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, भले ही फाइनेंशियल ईयर 23-24 में तुम्हारे पास सब्सिडरी नहीं थी, बट अब तुम कंसोलिडेटेड P&L बनाओ 23-24 का, ये सोच के कि तुमको सब्सिडरी 1 अप्रैल 23 को मिल गई। क्या बात है सर। इसी तरह तुम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ एज ऑन 31 मार्च 24, ये सोच के कि सब्सिडरी को तुमने 31 मार्च 24 को एक्वायर किया। सर क्या ऐसा प्रैक्टिकली होता है? आंसर इज यस। यही चीज हमने क्लास में डिलीवरी की रिपोर्ट में देखी थी। तो यही है प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप सोच के बनाते हो सर, क्या सोच के कि जो इवेंट है वो पहले हुआ होता तो यानी अगर हमने ये सब्सिडरी पहले एक्वायर करी होती तो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे दिखती, उसी को कहते हैं प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ, क्या है सर इसका मीनिंग? ये है एक ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसमें आप एडजस्टमेंट करते हो। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मुझे इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कंसोलिडेशन का इंपैक्ट डालना पड़ेगा तो मुझे एडजस्टमेंट्स तो करनी पड़ेंगी। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज शोन विद द एडजस्टमेंट्स टू इलस्ट्रेट और शो द इंपैक्ट ऑफ इवेंट और ट्रांजेक्शन ऑन द अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज इफ द इवेंट हैड अकर्ड एट अ अर्लियर डेट। आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करते हो क्या दिखाने के लिए कि कैसे लगते ये अगर ये सब्सिडरी पहले एक्वायर हुई होती, अगर ये इवेंट पहले अकर हुआ होता। तो बस इतनी सी बात आपने समझ के चलनी। तो ऐसे ही का ना नाम देख के आधे बच्चे डर जाते हैं, बट अगर आप इसकी फील समझो तो कुछ भी नहीं है। बस आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट्स करनी है। इन्हीं एडजस्टमेंट्स को कहते हैं प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स। ठीक है सर, एडजस्टमेंट्स क्या है कि आपने इनको रीस्टेट करना है ये सोचते हुए कि ये कैसे दिखते कि अगर आपने सब्सिडरी पहले एक्वायर करी होती। तो तुमको घबराना नहीं है, ये काम तो अकाउंटेंट ने करना है। हमारा काम क्या है? एज अ प्रैक्टिशनर आपने बस ये चेक करना है कि इन्होंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ठीक से एडजस्टमेंट्स करी या नहीं करी। क्या इतनी सी बात समझ आती है? हाँ सर। अब सर ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कहां यूज होती है? प्रोस्पेक्टस में यूज होती है। इसमें आपका बैलेंस शीट रीस्टेट होता है, P&L, नोट्स टू अकाउंट, सी सारी बातें आ जाती है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है सर। अब सर इस एसए का ऑब्जेक्टिव क्या है मुझे बताओ? एसए का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ताकि आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सको, ताकि आप रिपोर्ट कर सको, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सको। मैंने कहा यहां पे भी रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह वर्ड क्या यूज करेंगे? PFFI। बोलो मेरे साथ, PFFI प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन कंपाइल्ड in all material respect as per the FRF, no, as per the criteria। ठीक है सर, एंड जो फिर आपकी फाइंडिंग्स हैं इस तरह से आप रिपोर्ट करके चल सकते हो। ठीक है,
अब सर एक बात बताओ, व्हाट आर द स्टेप्स? ये जो हमारी मैनेजमेंट है, पहली बात ना मैनेजमेंट वर्ड यूज मत करना, बैंड बज जाएगी, ठीक है? मैनेजमेंट वर्ड इज नॉट राइट, रिस्पॉन्सिबल पार्टी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है? हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी वर्ड यूज करेंगे। जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे मतलब ये बनाएगी है, प्रोस्पेक्टिव, ये जो प्रोस्पेक्टिव बोल रहा हूँ, PFFI है, प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये कैसे बनाएगी? सर आपने बोला था वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लो, मैं तो कहता हूँ वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लो जो एंटिटी के हैं सर, ठीक है? वो उठा लिया हमने। तो जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एज ऑन 31 मार्च 24, इनको आपको क्या बनाना है सर? इनको आपको बनाना है PFFI, यानी ये जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सादे सादे, इनको आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड PNL में बदलना है। आपने नहीं बदलना, मतलब रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने। तो ये कैसे बदलती है? इसमें एडजस्टमेंट करके। अब ये क्या एडजस्टमेंट करती है, क्या प्रोसीजर होता है, उसमें तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो एडजस्टमेंट करती है। इसको बोलते हैं प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट। तो आपने बस ये देखना है कि मैनेजमेंट ने पूरा प्रोसेस उठाया कि नहीं। सबसे पहले तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहां से इसने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उठाई। अब जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उठाई तो उस पर एडजस्टमेंट्स करी होंगी, ठीक है? तो कह रहे सबसे पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर वहां से उठाई, उठाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट द अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अनएडजस्टमेंट पे क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट। एंड अल्टीमेटली अवेलेबल हो जाएगी आपकी PFFI विद द रेलिवेंट डिस्क्लोजर। तो बहुत ही प्यारी क्रोनोलॉजी है, एकदम मजेदार। सबसे पहले सोर्स, सोर्स से एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट पे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करके PFFI तैयार। क्लियर है? क्लियर है सर। एकदम ऐसी फील आनी चाहिए जैसे बचपन में अपन देखते थे ना, खाना खजाना, मास्टर शेफ, हाँ वो भी तो ये करते हैं। अमूल पेंट्री से इंग्रेडिएंट्स सोर्स करे, फिर उनको एक्सट्रैक्ट किया इंग्रेडिएंट्स को, फिर अपनी टेबल पे लाके उस पे खाना बनाया और खाना बन के तैयार। तो ऐसे ही ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी बन के तैयार। वेरी गुड सर। अब सर एक बात बताओ, हमें एज अ प्रैक्टिशनर क्या करना है? तो ये कहते हैं 3 स्टेजेस है, एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस, प्लान एंड परफॉर्म और रिपोर्टिंग। जो जो इसमें क्रिटिकल बातें रहेंगी, जो मुझे लगेगा आपको याद रखनी चाहिए, वो मैं आपको बताता चलूंगा, बाकी बातें आप बस समझ के चलना, ठीक है सर? सबसे पहले ये कहता है कुछ प्री कंडीशंस हैं। ऑडिट में प्री कंडीशन क्या होती थी? FRF शुड बी एक्सेप्टेबल। यहां FRF की जगह क्या वर्ड यूज किया है? क्राइटेरिया। तो ये कहता है जो क्राइटेरिया इट शुड बी एक्सेप्टेबल, ठीक है सर? प्लस जो आपका सोर्स डेटा है दैट इज द अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चेक करो इसका ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ, इसका ऑडिट रिव्यू हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो इसका ऑडिट रिव्यू हुआ है, प्लस इसके अंदर या तो कोई मॉडिफाइड ओपिनियन है या EOM पैरा है, तो आप चेक करो क्या लॉ रेगुलेशन परमिट करता है कि आप अपनी रिपोर्ट में इस मॉडिफिकेशन और EOM को मेंशन कर सकते हो कि नहीं। ये बेसिक सी बात आपने बस समझ के चलनी है। बट अगर इसका ऑडिट और रिव्यू नहीं हुआ, यानी जो सोर्स डेटा था वो ऑडिटेड रिव्यूड नहीं है, तो आप उस पर भरोसा कैसे करोगे? सर जनरली हम उन लोगों पे भरोसा कर पाते हैं जिनको हम अच्छे से समझते हैं। बोलो मेरे साथ, जनरली हम उन लोगों पे भरोसा कर पाते हैं जिनको हम अच्छे से समझते हैं। तो ये कहता है आप चेक कर लेना आपको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है क्या, सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी एंड इट्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। बोलो मेरे साथ, एंटिटी और उसकी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस को अगर आप अच्छे से समझते हो तो फिर आप सोर्स डेटा पे रिलाय कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फील की बात है और कुछ नहीं, ठीक है सर? अब सर ये कहता है अगर आपका जो इवेंट और ट्रांजैक्शन है वो एक एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी है, जो कि हमारे केस में भी था, हमारे केस में भी यही था, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रोस्पेक्टस की डेट में सब्सिडरी एक्वायर करी थी डिलीवरी लिमिटेड ने। तो अगर ये एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी है और उसके अकाउंट्स भी ऑडिटेड नहीं है, जिस सब्सिडरी के अकाउंट्स को आपने कंसोलिडेशन के लिए जोड़ना है इनका भी ऑडिट नहीं हुआ, तो इसमें भी सेम फील चलेगी। क्या आप उसको अच्छे से समझते हो? क्या आप उसको अच्छे से समझते हो? क्या आप अंडरस्टैंड करते हो सब्सिडरी और उसकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस? सेम बात समझ के चलना, ठीक है सर? अब इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज और आती है सर, क्या? आपने एग्रीमेंट करना है, आपने कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है उसके साथ एग्रीमेंट करना है। सर इस एग्रीमेंट में क्या होगा? वही जो ऑडिट में होता था, जो हम डिस्कस करते थे ना, SA 210 कि मैनेजमेंट अंडरस्टैंड्स एंड एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? कि उसमें आता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल FRF। यहां ये बोलेगा कंपाइलिंग द PFFI ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया। प्लस ये जो क्राइटेरिया आपने डिस्क्लोज और डिस्क्राइब करके चलना है टू द इंटेंडेड यूजर्स इफ इट इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल। यानी जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपने PFFI बनाई है दैट शुड बी पब्लिक, दैट शुड बी डिस्क्लोज टू द यूजर्स, अगर ये कहीं पब्लिकली किसी वेबसाइट वगैरह पे अवेलेबल नहीं है। फिर ये प्रैक्टिशनर को क्या देगा? सर वहां पे हम बोलते थे आउ। आउ का क्या मतलब होता था? ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो यहां पे भी आपको ये ऑल इन्फॉर्मेशन देगा, जो भी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, अदर मटेरियल्स चाहिए चेक करने के लिए वो दे देगा। प्लस आपको अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए जो दैट यू कैन रिक्वेस्ट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल पार्टी, वो भी मिलेगी। प्लस जो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है ना विद इन द एंटिटी, प्लस अगर एंटिटी का कोई एडवाइजर है जिसको यूज करके उसने ये PFFI बनाई है, तो वहां पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। सर एक बात बताओ, आपने कहा था डिलीवरी ने ना एक सब्सिडरी एक्वायर की थी, तो क्या हम सब्सिडरी के लोगों को भी एक्सेस कर सकते हैं? कहते हैं हाँ,
आप एक्सेस कर सकते हो इंडिविजुअल्स विद इन द एक्वायरी। एक्वायरी मतलब जिस सब्सिडरी को एक्वायर किया था उसको भी कर सकते हो, अगर ये बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली ट्रांजैक्शन है तो एकदम ऑडिट वाली पॉइंट से बस उसको आपने स्मार्टली इसमें मोल्ड करके डाल देना है। ठीक है सर। अब सर इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो किसकी बात करता है, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। नोट से कवर करते हैं। सबसे पहले सर हम क्या करेंगे, मैंने कहा प्लान एंड परफॉर्म एंगेजमेंट करने से पहले हम ऑडिट में क्या बोलते थे, हम देखते थे एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल और नॉट। तो यहां आप चेक करो जो आपका क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया के हिसाब से पीएफएफआई बनती है वो सूटेबल है कि नहीं। ठीक है सर। फिर आप अपनी जो मटीरियलिटी निकालते थे ना ऐसे 320 के हिसाब से, हाँ वैसे ही आपने भी यहां पे मटीरियलिटी निकालनी है। तो दो चीजें कर लेना, क्राइटेरिया देख लेना सूटेबल है कि नहीं, फिर मटीरियलिटी। फिर हम क्या करते थे सर, रैप करते थे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यानी अंडरस्टैंडिंग। तो यहां भी आप अंडरस्टैंड करो हाउ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी मैनेजमेंट इट हैज कंपाइल्ड द पीएफएफआई, कैसे इन्होंने कंपाइल करी पीएफएफआई वो अंडरस्टैंडिंग कर लो। सर इसके बाद क्या करते थे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यानी टेस्टिंग। अब टेस्टिंग किसकी करनी है, सबसे पहले तो सोर्स डेटा की। जो सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका एविडेंस लोगे वो प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है सर। बट अगर आपके सोर्स का ऑडिट रिव्यू नहीं हुआ, तो आप फिर भी देखो कि क्या आप सोर्स डेटा से सेटिस्फाइड हो। आर यू सेटिस्फाइड दैट द सोर्स डेटा इज एप्रोप्रिएट, मतलब आपके पास अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट एंटिटी एंड द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है सर। जब आप सोर्स से सेटिस्फाइड हो गए फिर आप इसकी एक्सट्रैक्शन देख लो। तो सोर्स के रिगार्डिंग 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, जल्दी से बताओ क्या, एविडेंस अबाउट द सोर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बट अगर सोर्स का ऑडिट नहीं हुआ तो यू शुड बी सेटिस्फाइड विद इट। फिर आप इसकी एक्सट्रैक्शन। मुझे बताओ सोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उस पे एडजस्टमेंट्स करेंगे। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है एकदम रॉ, इस रॉ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे एडजस्टमेंट करेंगे। तो चेक द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। फिर आपका फाइनल आउटपुट तैयार, तो उसकी प्रेजेंटेशन देख लेना कि क्या प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड है सारी चीजें प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। एंड लास्ट में ये कहता है आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट भी देख लेना। तो जो हम ऐसे 720 में करते हैं ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं विद द एनुअल रिपोर्ट की दोनों में कोई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, वही चीज आपने यहां पे भी करके चलनी है। एक बार वापस गो थ्रू करते मजा आएगा। ठीक है, कंफर्ट आ जाता है 2-3 बार करने से। सबसे पहले सर क्या है, क्राइटेरिया शुड बी एक्सेप्टेबल। ठीक है सर। दूसरी चीज हमको क्या करनी थी, मटीरियलिटी। क्राइटेरिया मटीरियलिटी आप बस इस पिक्चर को 2 बार 3 बार देख लोगे ना, अपने दिमाग में सारे पॉइंट्स बैठ जाते हैं। ठीक है। फिर आपने करना रैप और फैप। रैप मतलब अंडरस्टैंड हाउ द एंटिटी इज कंपाइलिंग द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब आप टेस्टिंग करोगे तो सीधा प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे टूट पड़ोगे या सोर्स पे, सर सोर्स की टेस्टिंग करेंगे। सोर्स के बाद एडजस्टमेंट के बाद फाइनल आउटपुट। तो मैंने कहा सोर्स चेक कर लेना, सोर्स शुड बी प्रॉपर। ठीक है, एविडेंस दैट अबाउट द सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बट अगर वो ऑडिटेड और रिव्यूड नहीं है तो यू शुड बी सेटिस्फाइड अबाउट इट्स एप्रोप्रिएटनेस। देन उसकी एक्सट्रैक्शन चेक कर लेना कैसे इन्होंने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी। फिर इसके बाद जो एडजस्टमेंट करी वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, फिर प्रेजेंटेशन एंड लास्ट में एनुअल रिपोर्ट वाली अदर इंफॉर्मेशन की बात आ जाएगी। ठीक है बॉस। ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, रिपोर्टिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट देते थे, ऑडिट रिपोर्ट देते थे, तो आप क्या बोलते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एफआरएफ। यहां आप बोलोगे पीएफएफआई हैज बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। यहां पे कौन सी अश्योरेंस है, रीजनेबल अश्योरेंस। कौन सी अश्योरेंस है, रीजनेबल अश्योरेंस हम देते हैं। अब सर एक बात बताओ, सपोज हमारे प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे मॉडिफाइड ओपिनियन है। अगर आपके प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे मॉडिफाइड ओपिनियन है तो चेक करो लॉ रेगुलेशन ऐसा मॉडिफाइड ओपिनियन परमिट करता है या नहीं इन द प्रोस्पेक्टस। अगर वो परमिट नहीं करता तो आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो। सर मैनेजमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। हम रिस्पॉन्सिबल पार्टी से डिस्कस करेंगे और अगर उन्होंने कोई चेंजेस नहीं करे तो फिर क्या फायदा, आप भी निकल जाओ। जब इस एंगेजमेंट का कोई फायदा नहीं तो आप विड्रॉ कर लो या इसकी लीगल एडवाइस ले लो। ठीक है सर। बट अगर प्रोस्पेक्टस में लॉ रेगुलेशन परमिट करता है कि आपकी प्रोस्पेक्टस में जो पीएफएफआई है इस पे मॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है, इस पे कहीं ना कहीं मॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मॉडिफिकेशन आपको ठीक लगे आप दे देना, एडवर्स, डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन गिव इन दैट केस। क्या ये बात समझ आती है। हाँ सर। मोटा माटी हमारा ऐसे ही हो गया। अब सर जो ईओएम पैरा उसका पॉइंट एकदम सेम है। जो भी आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर है विच आर फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन पे आप यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ कर सकते हो थ्रू अ ईओएम पैरा। ये सेम चीज है डिट्टो जो हम ऐसे 706 में पढ़ते हैं। फिर सर जो आपकी एश्योरेंस रिपोर्ट बनेगी ना, इसमें मैं ट्रस्ट मी ना कुछ ज्यादा तड़कता भड़कता नहीं है। वही आपका टाइटल आ जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट एश्योरेंस रिपोर्ट है, वही आपके एड्रेस ही आ जाएंगे जिसको आप एड्रेस करके चल रहे हो। ठीक है सर। फिर सर इसमें क्या आएगा, पीएफएफआई आ जाएगी, उसका सोर्स आ जाएगा, कितना पीरियड कवर किया पीएफएफआई ने, जो पिछला 1 साल है उसको आप बात कर लो, प्लस आपका क्या क्राइटेरिया, सोर्स ऑफ क्राइटेरिया, ये आपने 4 बातें बता के चलनी है। तो जो इंट्रोडक्टरी पैरा है उसमें सर क्या क्या आएगा, पीएफएफआई आ जाएगा। उसके बाद
स्टेप वाइज चलना, जो सोर्स है उसकी बात कर लेना, ठीक है सर। सोर्स के बाद आप बता देना कितना पीरियड कवर करेंगे एंड आपने क्या क्राइटेरिया लगाया, जो आपने एडजस्टमेंट्स करी वो किस क्राइटेरिया के बेसिस पे करी, उन एडजस्टमेंट्स और क्राइटेरिया की बात भी आप करके चलोगे। फिर सर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पैरा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग द पीएफएफआई, हमारा काम है उस पर ओपिनियन देना कि इट हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। सर एक बात बताओ, जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाए थे सोर्स डेटा से, क्या मैं एज अ प्रैक्टिशनर उस पर भी रिपोर्ट करूंगा? जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च के उठाए थे, क्या मुझे वापस उस पर कोई और भी रिपोर्ट इशू करनी है? आंसर इज नो। मैं एज अ प्रैक्टिशनर कोई भी नई रिपोर्ट री इशू नहीं करूंगा या उस रिपोर्ट को अपडेट नहीं करूंगा ऑन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसको यूज किया है इन कंपाइलिंग द पीएफएफआई, ठीक है। तो जो 31 मार्च के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपने एडजस्टमेंट्स करी हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एज अ प्रैक्टिशनर मुझे कोई भी ओपिनियन या कोई रिपोर्ट री इशू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। प्लस मैं ये लिखूंगा, जो ये पीएफएफआई है ना, ये मन की कहानी है। ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ था कि सब्सिडरी पहले एक्वायर हुई थी, सब्सिडरी मई में ही एक्वायर हुई है, सब्सिडरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद ही एक्वायर हुई है। वो तो हम मान के चल रहे हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे दिखते, वो तो हम मान के चल रहे हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे दिखते अगर सब्सिडरी पिछले साल एक्वायर हुई होती। तो ये कहता है हम आपको बस इलस्ट्रेट कर रहे हैं द इंपैक्ट ऑफ दिस एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी ऑन द अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम इस पे कोई एश्योरेंस नहीं देते कि एक्चुअल आउटकम एक्चुअल में ऐसा निकलता या नहीं निकलता। फिर आप बोलो ये ऐसे ही 3420 के हिसाब से किया, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है जिसमें हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे to assess whether the criteria is reasonable or not। फिर हमने sufficient and appropriate evidence लिया कि जो adjustments हैं वो appropriate है कि नहीं, प्लस उनको properly apply किया गया कि नहीं। ये बेसिक सी बात बस आपने समझ के चलनी है। फिर आप बोलोगे जो प्रोसीजर्स थे वो हमने अपनी जजमेंट के हिसाब से करे और हमने ऑल्सो इवेल्युएट किया है प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ पीएफएफआई। अगेन ये बात आपने बस समझ के चलनी है। अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन, आप इसमें से कोई एक फ्रेजेस यूज करोगे, वही कि जो पीएफएफआई है इट हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया, ये बोल दो। या फिर आप बोल दो पीएफएफआई हैज बीन कंपाइल्ड ऑन द बेसिस स्टेटेड, सिग्नेचर, डेट और प्लेस। ये बेसिक चीजें जैसे हर रिपोर्ट में होती आ जाएंगी। तो रिपोर्टिंग वाला पार्ट ना बस आप एक दो बार रीड करके चले ना, नथिंग एज स्पेशल टू बी डन, ठीक है सर। अब आता है सर क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। मैनेजमेंट ऑफ एस लिमिटेड रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट एन एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ पीएफएफआई। बताओ कौन सा एसई आएगा? सर ये एसई का ना हम नंबर कई बार भूल जाते हैं, तो मुझे बताओ ये जो पीएफएफआई है कहां इंक्लूड होती है? प्रोस्पेक्टस में। आज की डेट में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, सर ये क्या कर रही है? सर ये भारी भारी रेट में शेयर इशू करती है, फिर शेयर फटाक से गिर जाता है। तो शेयर होल्डर के साथ क्या हो जाता है? सर शेयर होल्डर के साथ हो जाता है 420। जो हमारा शेयर होल्डर है उसके साथ, बेचारे के साथ 420 हो जाता है जब वो महंगे रेट में शेयर खरीदता है और शेयर फटाफट नीचे गिर जाता है। तो याद रखना ये है ऐसे ही 3420, ये है ऐसे ही 3420। तो ये कहता है बताओ क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए इन प्रोस्पेक्टस, इसकी बात करता है। तो कहता है इन लाइट ऑफ एसई 3420 व्हाट आर द फैक्टर्स टू कंसीडर कि कंपनी ने एक्नॉलेज और अंडरस्टैंड करी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी सिंपल थी, दे एक्नॉलेज एंड कंसीडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी की सबसे पहले जो आपका क्राइटेरिया वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्लोजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द एप्लीकेबल क्राइटेरिया, फिर इस क्राइटेरिया के हिसाब से इन्होंने पीएफएफआई बनाई। प्लस प्रैक्टिशनर को क्या दिया? आउ ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। ये जो एक्सेस है ये एंटिटी में भी मिलेगा प्लस उसके एडवाइजर पे भी मिलेगा। अगर एंटिटी ने किसी एंटिटी को एक्वायर किया है, अगर एंटिटी ने किसी एंटिटी को एक्वायर किया, यानी वो जो सब्सिडरी थी जिसको एक्वायर किया, जिसकी वजह से पीएफएफआई बन रहा है, उस सब्सिडरी में भी जो इंडिविजुअल्स बैठे हैं, उस एक्वायरी में भी जो इंडिविजुअल्स बैठे हैं, उनका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। सो ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस विद इन द एंटिटी विद इट्स एडवाइजर्स, प्लस जो सब्सिडरी एक्वायर हुई थी बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोस्पेक्टस की डेट, उस सब्सिडरी के लोगों को भी आप एक्सेस कर सकते हो। 18 मिनट्स 45 सेकेंड्स एंड दिस एसे इज डन डनाडन डन। देखो क्या प्यारी बात लिखी है। ओनली पर्सन यू शुड ट्राई टू बी बेटर देन इज द पर्सन यू वर यस्टरडे, ठीक है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड। सबसे ज्यादा स्पेशल अगर इस वर्ल्ड में कोई है तो वो आप हो, और आपको बस अपने से बेहतर होना है। एंड इसका एक ही तरीका है, at the end of the day just sit with yourself for some time, just reflect on your day। क्या ऐसी अच्छी अच्छी चीजें थी जो आज आपने करी, उनको आपने कल वापस कंटिन्यू करना है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई हल्की फुल्की गलती हो गई, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमसे होती हैं, उनको बस आपने नहीं दोहराना। दैट इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू डू। थोड़ा सा टाइम और रह गया, अच्छे से मेहनत करो, पूरी शिद्दत से लगे रहो एंड ट्रस्ट मी, जीत पक्की है।
ऑल द बेस्ट, लगे रहो एंड यस खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कीप गोइंग।